जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस पेपर सेट सी को विथ सॉल्यूशन देखने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में मैंने प्रैक्टिस पेपर सेट डी करवा दिया है, वो भी सॉल्यूशन के साथ है। दोस्तों इसके अलावा आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में बहुत सारे मॉडल पेपर, सिंपल पेपर विथ सॉल्यूशन उपलब्ध हैं दोस्तों, तो उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि वो वाली वीडियो भी आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों उन वीडियो की लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी दे दूंगा, जहां से आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक शायरी के साथ आगाज करते हैं आज के सेशन की। दुआ है कि कामयाबी के हर शिखर पर आपका नाम हो, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम हो, आप जिंदगी की हर परीक्षा में सफल हों, हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हों। तो दोस्तों आप लोग परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हों, यही हमारी शुभकामना है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी आपको सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन समझ आएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर भी जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, ताकि हमारी आगे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तथा कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य ही करें, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी यह वीडियो कैसे लगी। तो दोस्तों जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत करने वालों को ही प्राप्त होती है। तो दोस्तों जो ये मौका मिला है आपको, इसे गवाइए नहीं, कड़ी मेहनत कीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यह अभ्यास प्रश्न पत्र है दोस्तों, जो कि जो है तो 2023 से रिलेटेड था दोस्तों। यह जो है तो कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान से है दोस्तों। यह जो है तो सेट सी है और आपको जो है तो 75 नंबर का यह पेपर रहेगा दोस्तों। इसमें जो है तो आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा दोस्तों। एकदम इसी तरीके से आपको दोस्तों बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। आपको 75 नंबर का वो वाला भी पेपर होगा दोस्तों, और 3 घंटे का टाइम मिलेगा दोस्तों। तो 3 घंटे का टाइम यहाँ भी आपको दिया गया है दोस्तों, ठीक है। और उसमें भी जो है तो कुछ आवश्यक निर्देश दिए रहेंगे दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे निर्देश, ठीक है। यह सेट दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसलिए यह सेट को आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा, और इसको जो है तो अच्छे तरीके से इसके जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे दोस्तों, उसको अच्छे से रफ और पेन लेकर बैठ जाइए, उसको नोट कर लीजिएगा और उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे जो भी क्वेश्चन फंसे दोस्तों, वो अच्छे से वहाँ पे आप लिख सको उनको, ठीक है। तो दोस्तों इसमें निर्देश हमारा पहला है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है। दूसरा हमारा जो निर्देश है दोस्तों कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प 6 अंक, रिक्त स्थान 6 अंक, सही जोड़ी 6 अंक, सत्यासत्य 6 अंक के होंगे, और एक वाक्य में उत्तर भी 6 अंक के ही होंगे दोस्तों। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होते हैं दोस्तों, पता है ना। मतलब जो है तो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के जो भी प्रश्न हैं दोस्तों, वो सब के सब क्या हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, ठीक है। जैसे कि सही जोड़ी हो गया, खाली स्थान हो गया, सही विकल्प हो गया, ये सब सही जो है तो क्या है, ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है दोस्तों। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके जो बनेंगे दोस्तों, वो 1 से 5 तक होंगे, जो कि प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होंगे वो 6-6 अंक के होंगे, यानी कि 6 पंचे 30 नंबर के होंगे दोस्तों, ठीक है। हमारा अगला निर्देश है दोस्तों कि 6 से 23 तक के सभी प्रश्न के आंतरिक विकल्प मतलब अथवा दिए गए हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है कि जो मेन प्रश्न होता है और जो अथवा होता है, उन दो में से किसी एक को ही करेंगे आप, तभी आपको नंबर मिलेगा। अगर आप दोनों कर देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। हमारा अगला निर्देश है कि प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक जो है तो अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे दोस्तों, ठीक है। यह आपको बोर्ड एग्जाम में भी जो आपको पेपर मिलेगा उसमें भी यही निर्देश रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 6 से 17 तक जो है तो अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, और उनके लिए 2 अंक निर्धारित रहेगा। मतलब जो है तो 6 से 17 तक के जो प्रश्न हैं उनको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको केवल एक प्रश्न का 2 ही नंबर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अगला हमारा निर्देश है कि 18 से 20 तक
लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, जिनको जो है तो सॉल्व करने पर आपको 3 नंबर दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और उनको जो लिखने की जो शब्द सीमा है दोस्तों, ठीक है, वो 75 शब्द रहेगी दोस्तों। लेकिन जो हमारे लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे दोस्तों, इनको जो शब्द सीमा है दोस्तों वो 30 शब्द होने चाहिए कम से कम, ठीक है। और जो लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों उनको 75 शब्दों में देना है, ठीक है। आगे हमारा अगला जो निर्देश है दोस्तों कि 21 से जो 23 तक रहेंगे प्रश्न वो विश्लेषणात्मक यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे दोस्तों, जो कि 4 नंबर के रहेंगे और पर क्वेश्चन को आपको 120 शब्द में लिखना है, ठीक है। जो 21 से 23 के बीच में जो प्रश्न है दोस्तों, उन प्रश्नों का जो उत्तर है उसको 120 शब्दों में लिखना है दोस्तों लगभग, ठीक है। अगला निर्देश देखते हैं। अगला निर्देश है दोस्तों कि प्रश्न क्रमांक जो 23 है, ठीक है, उसमें मानचित्र रहेगा दोस्तों, ठीक है। उसके लिए भी 4 अंक निर्धारित है दोस्तों। उस मानचित्र को अगर आप भर देते हैं तो आपको 4 अंक मिल जाने हैं, ठीक है। अगला जो निर्देश है कि प्रश्न क्रमांक 23 को भारत के मानचित्र में दर्शाकर उत्तर पुस्तिका में संलग्न कीजिए। इस तरह का जो है तो जो आपको मानचित्र भी आएगा दोस्तों 4 नंबर का, ठीक है। मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और वो भी लास्ट में रहेंगे दोस्तों, 22 या 23 नंबर क्वेश्चन में आपको वो देखने को मिलेंगे मानचित्र, ठीक है। जिसको आप भर देंगे अगर सही तरीके से तो आपको 4 अंक मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये जो प्रैक्टिस सेट सी है दोस्तों, इसका पहला प्रश्न यहाँ से शुरू होता है दोस्तों, है ना। इसको हम देख लेते हैं कि सही विकल्प का चयन कर लिखिए। हमारा इसके अंदर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंध का पहला प्रस्ताव पास किया गया। तो दोस्तों संयुक्त वन प्रबंध का पहला प्रस्ताव कहाँ पे पास किया गया था, तो इसमें हमें 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। पहला है बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से 7 नंबर ऑप्शन जो है तो दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये अभ्यास प्रश्न पत्र है, इससे दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कैसे चल रही है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए इस वीडियो को जरूर शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, ठीक है। और जो है तो स्किप नहीं करिएगा ताकि आपको सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखते हैं, ठीक है। जो बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखते हैं दोस्तों, बैंक जो है तो जमा का कितने प्रतिशत रखते हैं, तो बैंक जो है तो 15% जो भाग है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है दोस्तों। 15% भाग वह अपने पास रख लेते हैं और 85% भाग जो है तो दे देते हैं इंटरेस्ट कमाने के लिए, यानी कि ब्याज दर पर जो है तो किसी को लोन या ऋण दे देते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन 15% वह अपने पास रखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना नहीं है। निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। हमारे 4 ऑप्शन है दोस्तों, चंबल है, महानदी है, नर्मदा नदी और यमुना नदी, ठीक है। तो कहाँ पे बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है दोस्तों, किस नदी पर, तो यमुना नदी पर जो है तो दोस्तों बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। द नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार से था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है, यह कथन किसने कहा था। हमारे ऑप्शन है बिस्मार्क, मैटरनिख, दिदरी और नेपोलियन। तो किसने, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो है तो 12 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, मैटरनिख, ठीक है। अगला है कि सिंहली को श्रीलंका में राजभाषा कब घोषित किया गया था, ठीक है। हमारे ऑप्शन है 1980, 1975, 1965 और 1956। तो इसका द नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 1956 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों हो जाती है, ठीक है। तो क्यों हो जाती है दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन है। सरकार फैसले लेने से डरती है, ठीक है, पहला। दूसरा है सरकार निर्णय लेने में रुचि नहीं रखती। तीसरा है लोकतंत्र में निर्णय विचार विमर्श से तथा सोच समझ कर लिए जाते हैं। और चौथा है उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसका हमारा जो 7 नंबर है ऑप्शन वो सही हो जाता है, ठीक है, 7 नंबर ऑप्शन, ठीक है।
नंबर ऑप्शन सही हो जाता है दोस्तों। लोकतंत्र में निर्णय विचार विमर्श से तथा सोच समझकर लिए जाते हैं। लोकतंत्र यानी लोक यानी जनता, तंत्र यानी समूह है। लोगों के जो समूह है दोस्तों वहां पे सोच विचार कर ही कोई भी फैसले लिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों वस्तुनिष्ठ का, वो है रिक्त स्थान। आपको बोर्ड एग्जाम में भी जो है तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थान ही मिलेगा दोस्तों देखने को। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला जो रिक्त स्थान है दोस्तों वो है कि खाली स्थान के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ? नेतृत्व का मतलब होता है दोस्तों गाइडलाइन। ठीक है, कौन गाइड कर रहा था? जिसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मनी के सारे समुदाय, सारे धर्म के लोग जो है तो फिर एक हो गए। ठीक है, एकता हो गई सभी में। ठीक है, तो कौन था दोस्तों? तो हो जाएगा इसमें कौन था? वो ऑटो वान बिस्मार्क था दोस्तों। कौन था? ऑटो वान बिस्मार्क। ऑटो वान बिस्मार्क था दोस्तों। ठीक है, अगला है कि सत्ता की साझेदारी की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी खाली स्थान की आत्मा है। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी किसकी आत्मा है दोस्तों? तो यह हो जाएगा लोकतंत्र। क्या हो जाएगा यहाँ पे? लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र की है। अगला है कि भारत विश्व में खाली स्थान का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता है। किसका? तो दालों का। ठीक है, जो दाल होती है ना उनका, दालों का जो है तो सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। कौन? भारत, पूरे विश्व में। ठीक है, केवल दालों का उत्पादक और उपभोक्ता है, मतलब जो है तो उनको उत्पादित भी करता है और उपयोग भी कर लेता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2019 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में मानव विकास सूचकांक में भारत का क्रमांक है कौन से नंबर का है? ठीक है, तो 130वां नंबर का है दोस्तों। कितना? 130वां है। ठीक है, 130वां है। ठीक है, अगला है खालिस्तान क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। दो द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। द्वितीयक को जो है तो क्या कहा जाता है दोस्तों? औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि उद्योग में क्या होता है? जो मटेरियल होता है दोस्तों, मतलब वस्तुओं का रूप परिवर्तित किया जाता है और उपयोगी और मूल्यवान बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, उद्योग में। ठीक है, उसी को उद्योग कहते हैं। ठीक है, तो किस क्षेत्र में आएगा उद्योग? तो द्वितीयक में आएगा। ठीक है, अगला है कि ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर द्वारा में ले जाया जाता है। ठीक है, तो ठोस अवस्था को तरल अवस्था में परिवर्तित करके, जैसे बर्फ है, बर्फ को पानी बना दिया गया, फिर पानी को किससे ले जाया जाएगा? तो पाइप से। तो यहाँ पे हो जाएगा पाइप, है ना, पाइपलाइन। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? पाइपलाइन। ठीक है, पाइपलाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा जो वस्तुनिष्ठ का तीसरा प्रश्न होगा दोस्तों, आपको बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरीके से तीसरे नंबर पर आपको सही जोड़ी देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, इसमें से हमारा जो सही जोड़ी है दोस्तों उसमें से है जैसे रोलेट एक्ट जो है तो 1919 में बना था दोस्तों। ठीक है, और भारत में जो वैश्वीकरण है दोस्तों, है ना, वह जो है तो कब हुआ था? भारत का जो वैश्वीकरण हुआ वह 1991 में हुआ। वैश्वीकरण का मतलब होता है दोस्तों विश्व का विकास से है। ठीक है, किसके विकास से है? विश्व के विकास से है वैश्वीकरण। अब विकास कैसे होगा? मतलब जब व्यक्ति का विकास होगा तो विश्व का भी विकास होगा, है ना। नई नई दुकानें खुलेंगी, नए नए उद्योग कारखाने लगेंगे, तब जो है तो उसका विकास होगा, है ना, विश्व का विकास होगा। ठीक है, तो वही है वैश्वीकरण। अगला है हमारा निजी क्षेत्रक जो है तो टिस्को जो है दोस्तों यह निजी क्षेत्रक है। ठीक है, समवर्ती सूची क्या हो जाएगा दोस्तों? समवर्ती सूची में शिक्षा आती है दोस्तों। शिक्षा जो है तो समवर्ती सूची में ही आती है दोस्तों। ठीक है, अगला है ज्वारीय पत्तन कांडला है दोस्तों। कांडला जो है तो एक ज्वारीय पत्तन है। ठीक है, और भारत पत्तन का मतलब होता है, क्या होता है दोस्तों? जहाँ पे सामान को लादा या उतारा जाता है। ठीक है, उसी को पत्तन कहते हैं। ठीक है, और ज्वारीय पत्तन इसलिए दोस्तों क्योंकि वहाँ पे ज्वार, मतलब जो समुद्र का किनारा होगा, जो वहाँ पे महासागर जो भी कुछ है ना, वहाँ पे जल ऊपर उठता होगा दोस्तों, उसी को जो है तो ज्वारीय पत्तन कहते हैं। ठीक है, जब वह ऊपर उठता है तो वहाँ से जो है
ठीक है, वह ऊपर उठेगा तभी तो जो है तो ज्वार कहलाएगा। ठीक है, और वह ऊपर उठता कैसे है दोस्तों, तो सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जब जल ऊपर उठता है तो उसको ज्वार बोलेंगे, और जब वह जल नीचे गिरकर आगे बढ़ता है दोस्तों उसको जो है तो भाटा बोलते हैं। ठीक है, तो ज्वारीय पत्तन क्या हो जाएगा दोस्तों, कांडला है। ठीक है, अगला है भारत में लिंगानुपात। ठीक है, भारत में जो लिंगानुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, 1919 है। ठीक है, ठीक है, कितना है, 919 था, हो इसमें जो है तो कहीं ना कहीं ये रॉन्ग होगा दोस्तों। ठीक है, 919 है। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, लिंगानुपात कितना है, 919 है, मतलब प्रति 1000 पुरुषों में 1000 पुरुष हैं और महिलाएं कितनी है दोस्तों भारत में, 919 ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोर्ड एग्जाम में भी यही प्रश्न देखने को मिलेगा, सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में एल्यूमिनियम प्रगलक दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। ठीक है, तो क्या ये सही है, जी हाँ दोस्तों ये सही है। ठीक है, एल्यूमिनियम प्रगलक दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है भारत का। ठीक है, अगला है कि पवन हंस दुर्गम भूभागों में हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, यह भी सही है, हेलीकॉप्टर की जो काम है दोस्तों वो जो है तो पवन हंस ही करता है। ठीक है, अगला है दोस्तों, लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता नहीं होती है, ये गलत है। ठीक है, ये जो है तो गलत है, पारदर्शिता होती है, पूरा जो है तो लोग एक दूसरे को आर पार समझते हैं। ठीक है, और कोई भी उनसे बात कोई भी जो है तो छुपी नहीं होती है। ठीक है, पारदर्शिता का मतलब होता है कि छुपी कोई बात छुपी हुई ना रखें। ठीक है, कोई भी बात है वो सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला है कि स्पिनिंग जेनी मशीन जेम्स हरग्रीव्स ने जो है तो 1764 में बनाई थी, यह बात सही है दोस्तों। जब यह मशीन बनी थी स्पिनिंग जेनी, ठीक है, उसके बनने से जो है तो दोस्तों जो वहाँ पे महिलाएं काम कर रही थी धागा बुनने का दोस्तों, उनको जो है तो जॉब से फिर निकाल दिया गया था, इसलिए क्योंकि बहुत सारे मजदूरों का जो काम था दोस्तों ये स्पिनिंग जेनी मशीन अकेली कर देती थी, इसलिए उन बेचारियों का जो है उन लोगों ने इनका विरोध भी किया, क्योंकि इनका जो है तो रोजगार छीना जा रहा था इसके आने से। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला है कि 1840 के दशक में आयरलैंड में गेहूं की फसल खराब होने से लाखों लोग भूखमरी की कगार पर आ गए। ठीक है, तो ये भी जो है तो रॉन्ग है दोस्तों। ठीक है, भूखमरी के कगार पर जो है तो गेहूं की फसल खराब होने से लोग नहीं आए थे, प्रथम विश्व युद्ध के कारण आए थे दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि 1859 में इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट लाया गया था। ठीक है, इंग्लैंड में एमिग्रेशन एक्ट लाया गया था। ठीक है, इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट लाया गया था कब, 1859 में। ठीक है, तो ये भी सही है, 1859 में ही इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट लाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो वस्तुनिष्ठ का है दोस्तों वो है एक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों ये एक चीज़ बता दें आपको, इस तरह के प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके की प्रश्न एकदम सेम देखने को मिलेंगे दोस्तों। हो सकता है कि कुछ प्रश्न वहाँ पे बदले हुए मिले, है ना, लेकिन प्रश्नों का जो तरीका है दोस्तों आने का वो इसी तरीके से आएंगे, और जो इतने ही जो है तो जिस तरीके से ये अगर आपको इतने टफ लग रहे होंगे या इजीली लग रहे होंगे तो इसी तरीके से आएंगे। वैसे भी दोस्तों बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो एकदम जो है तो क्या होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं दोस्तों, इतना टफ पेपर नहीं होता है दोस्तों बोर्ड का। ठीक है, तो हमारे इसमें देखते हैं दोस्तों, है ना, पहला है कि किस उद्योग में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस उद्योग में किया जाता है दोस्तों बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग, तो किस में किया जाता है, तो एल्यूमिनियम प्रगलक, ठीक है, उद्योग में किया जाता है। एल्यूमिनियम प्रगलक का उद्योग में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है आधी से अधिक, ठीक है, आधी से अधिक आबादी किस देश में गरीबी में जीवन व्यतीत करती है। ठीक है, आधी से अधिक आबादी तो कहाँ पे कर रही है दोस्तों, बांग्लादेश में, बांग्लादेश। ठीक है, अगला देखते हैं बीएमआई का पूरा नाम क्या है। ठीक है, बीएमआई क्या है दोस्तों, बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स।
ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स है दोस्तों, ठीक है, इसका पूरा नाम है, ठीक है। और इसको अगर हिंदी से अगर बात करें तो शरीर द्रव्यमान सूचकांक, क्या हो जाएगा दोस्तों, शरीर द्रव्यमान सूचकांक। अगला है रंग भेद क्या है दोस्तों, ठीक है, तो रंग या नस्ल के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है दोस्तों उसी को रंग भेद कहते हैं। जैसे कहते हैं कि वो काला है, वो गोरा है, काले 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 लोगों को जो है तो बहुत ही जो है तो उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे लोग, जो गोरे लोग थे, ठीक है। तो इस तरह से रंग भेद माना गया है दोस्तों, है ना। तो इसको समझ लेना कि रंग भेद का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो रंग या नस्ल के आधार पर जो है तो भेदभाव करना ही रंग भेद है। अगला है दोस्तों कि प्राच्य किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राच्य किसे कहते हैं। तो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित एक देश है दोस्तों प्राच्य। प्राच्य क्या है दोस्तों, एक देश है एक, ठीक है, जो कि भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, ठीक है, तो कौन कर रहा था, अल्लूरी सीताराम राजू। कौन कर रहा था, अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू कर रहे थे, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा यहाँ से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो यहाँ से पूरे होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 चलेगा दोस्तों, ठीक है। 6 से 17 तक हमने आपको निर्देश में भी बताया था कि जो क्वेश्चन होंगे उनको 30 अंक में करना है, कम से कम जो है तो 30 शब्दों में करना है। और आपको नंबर कितने मिलेंगे दोस्तों उसके, तो उसको आपको 2 नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं दोस्तों समोच्च जुताई क्या है, ठीक है। समोच्च जुताई क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने को समोच्च जुताई कहते हैं, ठीक है। कहाँ पे कहते हैं दोस्तों, ढाल वाली भूमि पर, ठीक है, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर, ठीक है। ढाल वाली एक तरह से हम कह सकते हैं कि ढाल वाले खेत पर ही खेती करना क्या कहलाता है, समोच्च जुताई, ठीक है, या जोतना समोच्च जुताई कहलाता है, ठीक है। दोस्तों इसमें ढाल के समीप जब जल की बहाव की गति घटती है तो यह मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होती है, इस तरह की जुताई, ठीक है। अगला है दोस्तों चादर अपरदन से आप क्या समझते हैं। तो चादर अपरदन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जब मृदा का अपरदन होता है, मृदा कटती है, कटने के बाद वह जल के माध्यम से या हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब वह बह कर जाती है और वहाँ पर जब वो मिट्टी की परत चढ़ा देती है दोस्तों, उसी को चादर अपरदन कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि मरुस्थलीय मृदा की 2 विशेषताएं बताना है दोस्तों, ठीक है। तो जो मरुस्थलीय मृदा होती है, मरुस्थलीय मृदा मतलब जिसमें थोड़ा नमी कम होती है दोस्तों, ठीक है। तो इस मृदा का जो रंग होता है दोस्तों वह लाल और भूरा होता है, और जो मरुस्थलीय मृदा होती है वह रेतीली और लवणीय होती है ना। उसके बाद हमारा है अगला क्वेश्चन कि एजेंडा 21 क्या है दोस्तों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एजेंडा 21 है ना, इसको आप अच्छे तरीके से जो है तो तैयार करिएगा, ठीक है। तो यह एक घोषणा है दोस्तों, एजेंडा 21 क्या है दोस्तों, एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा, ठीक है, स्वीकृत किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, सतत पोषणीय विकास करना। मतलब जो है तो सतत पोषणीय का मतलब होता है दोस्तों कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, ठीक है, किसी भी कार्य को जो है तो पर्यावरण को नुकसान किए बिना किया जाए दोस्तों, ठीक है, वही है सतत पोषणीय विकास। ऐसा विकास जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लेते हैं नहर निकालना है, सड़क निकालना है, ठीक है, और अगर पर्यावरण के मतलब किसी का घर आ रहा है, पेड़ पौधे आ रहे हैं, तो उनको काटा ना जाए, उनको इस तरीके से वहाँ से निकाला जाए कि वो पेड़ पौधे भी बच जाएं और हमारा काम भी हो जाए दोस्तों, वही है सतत पोषणीय विकास, ठीक है। तो सतत पोषणीय विकास जो है दोस्तों वह इसका जो है तो क्या था, प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों, ठीक है, इसको हासिल करना। अगला देखते हैं दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि चाय को उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है दोस्तों। अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति का मतलब समझते हैं दोस्तों, भूमि की जो परिस्थितियां हैं वहाँ की, जहाँ पे चाय उगाना है वहाँ का जो है तो भौगोलिक परिस्थितियां बताना है। मतलब वहाँ पे कौन, उसके लिए जो है तो मिट्टी का आकार कैसा है, मतलब भूमि का आकार कैसा है, ठीक है, भूमि का आकार बताना है। मृदा का जो है तो प्रकार बताना है, मृदा कैसी है ये चीज़ बताना है, ठीक है। और जो है तो उसके अलावा वहाँ पे जल की व्यवस्था हो, है ना, बिजली की व्यवस्था हो, आवागमन की व्यवस्था हो, सड़कों की व्यवस्था हो, है ना, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। और श्रमिकों की भी जो है तो व्यवस्था हो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें जो है तो इसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं दोस्तों, ठीक है। तो उन परिस्थितियों का विवरण हम बता रहे हैं दोस्तों कि क्या क्या है दोस्तों। तो इसमें हम सबसे पहले आपको वर्षा बताएंगे, ठीक है। वर्षा जो है तो पाला रहित होना चाहिए। इसके लिए जो जलवायु है वह पाला रहित होना चाहिए, ठीक है। पाला अगर पड़ेगी तो चाय को नुकसान है, ठीक है। और नमी थोड़ा बहुत होना चाहिए, ठीक है। और वर्षा जो है तो थोड़ा ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको वर्षा की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसके लिए उपयोगी होती हैं। और जो है तो सस्ता और कुशल श्रमिकों की ज़रूरत होती है चाय के बागानों से जो है तो पत्तियों को चुनने के लिए, तथा ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी की ज़रूरत होती है इसे, ठीक है। उसके बाद जो है तो आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का जो अथवा है दोस्तों वो है वाणिज्यिक कृषि की दो विशेषताएं बताना है। वाणिज्यिक का मतलब होता है दोस्तों व्यापारिक कृषि, ठीक है। व्यापारिक कृषि के कह सकते हैं, इसको रोपण कृषि भी कह सकते हैं। मतलब इसमें ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिनको किसान अपने यूज के लिए नहीं बल्कि मार्केट में, बाजार में बेच करके उससे नगद राशि प्राप्त करता है दोस्तों, वही होती है वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। वाणिज्यिक कृषि में जैसे कौन कौन सी फसलें आएंगी, तो जैसे चाय, कपास, कहवा, है ना, ये गन्ना, ये सब वाणिज्यिक है दोस्तों, ठीक है। जूट, पटसन, ये सब वाणिज्यिक के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। या रोपण कृषि किसे बोलेंगे दोस्तों, रोपण फसलें यही है, वाणिज्यिक कृषि को ही रोपण फसलें भी बोलेंगे दोस्तों। रोपण फसलें मतलब ऐसी फसलें जिनको जो है तो एक स्थान से उखाड़ करके दूसरे स्थान पर लगाया जाता है। मतलब जब उनका नर्सरी तैयार हो जाता है तो उनको एक स्थान से उखाड़ कर दूसरे स्थान पर लगाया जाता है दोस्तों, वही होती हैं रोपण फसलें, उसी को वाणिज्यिक फसलें भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इसकी अगर हम विशेषता की बात करें तो इसमें जो है तो लंबी चौड़े क्षेत्र में एकल फसलें ही बोई जाती हैं, ठीक है। और यह फसल जो है तो व्यापक क्षेत्र में की जाती है, ठीक है, जिसमें अधिक पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता होती है दोस्तों, ठीक है, वाणिज्यिक फसलों में। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है जो दोस्तों वो इस प्रकार से है कि उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण कैसे फैलता है, ठीक है। जो उद्योग है दोस्तों, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ठीक है, वो जो है तो उनके कारण काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। उसका प्रमुख जो है तो कारण है उद्योगों से निकलने वाली अनचाही गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वायु का प्रदूषण है दोस्तों, ठीक है। उद्योगों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जो है तो जल प्रदूषण होता है दोस्तों, ठीक है। इसी का अथवा देखते हैं दोस्तों, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, ठीक है। तो वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं दोस्तों, ठीक है, वो आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। इनके उत्पादन अन्य उद्योगों के निर्माण तथा संलग्न में काम आते हैं, जैसे तांबा प्रगलन, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग है आदि, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अटल टनल की दो विशेषताएं बताना है दोस्तों, ठीक है। किसकी, अटल टनल की, ठीक है, दो विशेषताएं, ठीक है। तो यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। और यह सुरंग जो है तो हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। अटल टनल जो है यह जो है तो 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पे, पीर पंजाल पर्वतमाला पर, ठीक है। और यह एक सुरंग है दोस्तों अटल टनल, ठीक है। उसके बाद हमारा जो इसी का अथवा है दोस्तों वह स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है। महाराजमार्ग की जो है तो दो विशेषताएं लिखना है स्वर्णिम चतुर्भुज की, ठीक है।
तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग पर योजना के अंतर्गत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं दोस्तों। ठीक है, अभी जो प्रस्ताव में हैं, ठीक है, अभी वो गलियारे बने नहीं हैं दोस्तों। ठीक है, पहला उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और दूसरा है गलियारा पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर और जो है तो गुजरात को जोड़ता है। ठीक है, तीसरा है इसका उद्देश्य जो है तो भारत के मेगा सिटी के बीच की दूरी तथा परिवहन समय को कम करना है। ठीक है, उसके बाद हम जो है तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा जो 11 है दोस्तों, वो है कि भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले 2 कारकों को लिखना है दोस्तों। ठीक है, रेल परिवहन को जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, वर्षा भी प्रभावित करती है दोस्तों, इसको एक तरह से कह सकते हैं, है ना। और जो है तो और क्या हो जाएगा दोस्तों, भूमि का आकार भी इसको प्रभावित करेगा रेल परिवहन को। अगर वहाँ पे भूमि ऊंची नीची होगी तो वहाँ पे रेल को परिवहन करना आसान नहीं होगा दोस्तों, रेलवे ट्रैक बिछाना आसान नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, और आर्थिक स्थिति व प्रशासकीय कारक, ठीक है, यह भी जो है तो रेल के परिवहन को प्रभावित करते हैं दोस्तों। ठीक है, डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है दोस्तों, इसकी अगर हम बात करें डिजिटल भारत कार्यक्रम दोस्तों। ठीक है, तो डिजिटल भारत कार्यक्रम भारत के लिए एक विज्ञान आधारित कार्यक्रम है दोस्तों। ठीक है, और इसका उद्देश्य भारतीय प्रतिभा आईटी सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी का मतलब होता है दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, कल भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की हायर परचेज व्यवस्था क्या थी दोस्तों। जो लोग कोई जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर बाइक खरीदता है ना, लेकिन उसके पास नगद लेने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो वो उसको किस्त पे उठाता है बाइक को, और फिर वो किस्त को वह महीने में या सप्ताह में जैसा भी उसको उसके पास व्यवस्था हो जाती है वो उस हिसाब से उन किस्तों को बंधा देता है और फिर देता रहता है, हफ्ते में भी देता रहता है या जो है तो हर मंथ जो है तो मंथली में देता रहता है दोस्तों। ठीक है, तो वही होती है हायर परचेज व्यवस्था। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा है दोस्तों वो है कि 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्याएं आम रूप में प्रचलन में थी मतलब वो समस्याएं जो है तो आम थी। ठीक है, और सबके पास ऐसी समस्याएं आती रहती थी, मतलब प्रचलन में थी तो आती रहती होगी, है ना। तो कौन सी समस्याएं थी, ठीक है, तो गरीबी और भूख की समस्या सबसे पहले। ठीक है, और शहरों में बीमारी की भी समस्या। ठीक है, धार्मिक टकराव भी होते रहते थे धर्म के आधार पर। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जो धर्म है दोस्तों ये भी आपस में लड़ झगड़ जाते रहे, है ना, तो यह भी समस्या थी। ठीक है, गरीबी भूखमरी तो थी ही, है ना। उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की स्पेनिंग जेनी क्या थी दोस्तों। ठीक है, तो यह जो है तो 1864 में जेम्स हरग्रीव्ज ने स्पेनिंग जेनी का जो है तो आविष्कार किया था, जिसके आने के बाद जो कंपनी पर जो है तो महिलाएं काम कर रही थी वहाँ पे इस मशीन को ला दिया गया जहाँ पे केवल धागा बनाने का काम किया जाता था। ठीक है, महिलाओं के द्वारा। ठीक है, तो इस मशीन में एक ही पहिया घुमाने वाला मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई सारे धागे बनने लग जाते थे। ठीक है, और इसके आने के बाद जो है तो लोगों को मतलब उस कंपनी में मजदूरों की जो मांग थी, वर्करों की जो मांग थी दोस्तों वो घटने लगी थी। ठीक है, वही था स्पेनिंग जेनी, मतलब धागे बनाने की एक मशीन थी दोस्तों यह स्पेनिंग जेनी। ठीक है, जिसका निर्माण या जिसका आविष्कार जो है तो 1764 में जेम्स हरग्रीव्ज ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की 2 समस्या थी। ठीक है, कौन कौन सी थी दोस्तों वो समस्याएं। ठीक है, बुनकर यानी कि जो कपड़े को टाँकने वगैरह का काम करते थे। ठीक है, धागा वगा जो है तो बुनने का काम करते थे दोस्तों। ठीक है, उन्हें ही बुनकर कहा जाता है। ठीक है, तो उनकी जो 2 समस्याएं थी कि उन्हें जो है तो कच्चा माल के रूप में कपास बहुत अधिक कीमत पर खरीदना पड़ता था। उनको जो कच्चा माल था दोस्तों वो सस्ता नहीं मिलता था, बहुत महंगा मिलता था, यह उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। ठीक है, दूसरी समस्या थी कि बाजार मशीन की बनी सस्ती चीज़ों से भर गया था।
ठीक है, मशीन बनाती थी उस चीज़ों को, वो सस्ता था। और ये वर्कर जो हैं दोस्तों, जो ये बुनकर थे, ये तो कुटीर उद्योग चलाते थे। तो जाहिर सी बात है कि बड़ी बड़ी अगर मशीनें आ जाएंगी तो कुटीर उद्योग नष्ट ही हो जाएंगे, कुटीर उद्योगों का पतन ही होगा, है ना। तो यही उसके लिए जो है तो समस्या थी, ठीक है, बुनकरों की समस्या कि उनको जो कपास था, जो कच्चा माल था, वो बहुत अधिक कीमत पर मिलता था। और दूसरी चीज़ जो है तो मशीन की बनी चीज़ें और अच्छी होती थी और उनके हाथ की बनी चीज़ों में उतनी सफाई भी नहीं होती थी, ठीक है। तो इसलिए जो है तो इनकी जो कीमत थी वो गिर जाती थी, जिसकी वजह से इनकी वस्तुएं नहीं बिक पाती थी, और बिकती भी थी तो इनको बहुत ज़्यादा घाटा होता था, ठीक है, क्योंकि रेट गिरा कर इनको बेचना पड़ता था, ठीक है। अगला है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन कि त्रिपिटका कुरियाना क्या है, ठीक है। त्रिपिटका कुरियाना क्या है, ठीक है। तो दोस्तों 13वीं सदी के मध्य में वुड ब्लॉक मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? कोरियाई संग्रह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का जो अथवा है दोस्तों वो है कि प्लाटेन का क्या उपयोग था, ठीक है। किसका? प्लाटेन का, ठीक है। तो इसको देखते हैं दोस्तों। लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन का एक बोर्ड था, ठीक है। लेटर प्रेस छपाई में, ठीक है, प्लाटेन का एक बोर्ड था जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी दोस्तों। उसी को जो है तो प्लाटेन कहते हैं दोस्तों, और उसी मतलब जो है तो छपाई करना इसका प्रमुख उपयोग था। इसका उपयोग कहाँ किया जाता था? छपाई करने के लिए, ठीक है। अगला हमारा है कि कितागा बा, ठीक है, कितागा बा उतामारो, ठीक है, किताबा गा उतामारो क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों किताबा गा उतामारो जो है तो क्यों प्रसिद्ध है? तो यह जो है तो तैरती दुनिया के चित्र नाम की नई चित्रकला शैली में अहम योगदान दिया, ठीक है, जिनमें आम शहरी जीवन का चित्रण किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मुद्रण संस्कृति के दो प्रभावों के बारे में बताइए, ठीक है। मुद्रण संस्कृति के दो प्रभाव कौन कौन से हैं, ठीक है। तो छापे खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग उत्पन्न हुआ, और छपाई से किताबों की कीमतें कम हो गई, क्योंकि बहुत सारी जो है तो किताबें छपने लगी थी छपाई के कारण, ठीक है। और मुद्रण क्रांति से किताबें समाज के व्यापक तबकों मतलब जहाँ पे वो निवास करते हैं उनके घर तक पहुँच सकती थी, ठीक है। उसके बाद जो है तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 कि असंगठित क्षेत्र के सामने मतलब सामने आने वाली कोई दो कठिनाइयाँ, मतलब असंगठित क्षेत्र के सामने आने वाली कोई दो कठिनाइयों के बारे में बताना है दोस्तों, ठीक है। तो कौन कौन सी थी जो है तो उसके सामने जो कठिनाइयाँ आती थी दोस्तों, ठीक है, उसको देख लेते हैं हम, ठीक है। दोस्तों जो असंगठित क्षेत्र होते हैं मतलब प्राइवेट क्षेत्र होते हैं जो दोस्तों, उसमें से कम वेतन वाला और नियमित रोजगार होता है, ठीक है। कम वेतन देते हैं और नियमित रोजगार लेते हैं, और वेतन जो है तो छुट्टी या अवकाश बीमारी के कारण छुट्टी का भी प्रावधान नहीं है। अगर उसको बीमारी हो गई तो उसको छुट्टी नहीं मिलेगी, अगर वो छुट्टी पे जाता है तो उसको वेतन नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। यह प्राइवेट संस्थाओं का प्रमुख जो है तो लोगों के लिए मतलब जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वर्कर जो वहाँ पे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। जो प्राइवेट सेक्टर के लोग इस तरह से, जो प्राइवेट सेक्टर के जो मालिक होते हैं वो इस तरह से उनके साथ बर्ताव करते हैं, ठीक है। तो यही जो है तो दो समस्याएं हैं, दो कठिनाइयाँ हैं, ठीक है, असंगठित क्षेत्र के सामने, ठीक है। अगला है द्वितीयक क्षेत्रक को समझाइए। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है कि केवल वस्तुओं को निर्मित किया जाता है दोस्तों, वस्तुओं को उपयोगी और मूल्यवान बनाया जाता है, उनका रूप को परिवर्तित किया जाता है दोस्तों, ठीक है। ना तो उसे पैदा किया जाता और ना ही उसे बेचा जाता, केवल उसका रूप परिवर्तित किया जाता है दोस्तों, इसलिए उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास जो है तो आपने जो है तो कृषि किया, ठीक है, आपने कहने का मतलब आपने पशुपालन किया, तो पशुपालन करना क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है। या तो पशुपालन आप किए तो आपको दूध प्राप्त हुआ,
अब उस दूध से आप पनीर बना ले, मक्खन बना ले, है ना, तो वो चीज़ जो आप बना ले रहे हैं ना, केवल बना रहे हैं, किसी को दे नहीं रहे, किसी को बेचने नहीं ले जा रहे, केवल आप बना बस रहे हैं, बनाकर आप अपने से अपने लिए यूज कर लेंगे उसको, ठीक है। तो वो द्वितीय क्षेत्र में आएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन उसी को अगर हम बना करके मार्केट में ले जाएं, ठीक है, तो वह हो जाएगा सेवा क्षेत्र, यानी कि तृतीय क्षेत्र, हम सेवा देने जा रहे हैं, है ना, तो वो तृतीय क्षेत्र कहला जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हुआ द्वितीय क्षेत्र। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कि विश्व व्यापार संगठन क्या है दोस्तों, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन क्या है, ठीक है दोस्तों, यह एक ऐसा संगठन है जिसका अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है, ठीक है, और यह विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया है तथा व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित भी करता है दोस्तों, यह व्यापारिक संगठन जो है, ठीक है। अगला है दोस्तों, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। तो वैश्वीकरण का मतलब होता है दोस्तों विश्व का विकास से है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब कि अगर देश में बड़ी बड़ी कंपनियां खुल जाएं, है ना, बड़ी बड़ी दुकानें खुल जाएं, उद्योग लग जाएं, है ना, तो उनके कारण क्या होता है कि वैश्वीकरण होता है, उसी को बोलेंगे वैश्वीकरण, उसी को बोलेंगे जो है तो विश्व का विकास। दोस्तों कारण शब्द जो है ना, यह किसी भी शब्द पर अगर लगा तो मान लेते हैं कि उसके विकास के से है। जैसे शहरीकरण, तो शहरीकरण में करण लग गया ना दोस्तों, शहर में करण लग गया ना, तो जो ये करण लग गया तो मतलब शहर के विकास से है दोस्तों, ठीक है। अब शहरीकरण कब होगा दोस्तों, तो जब वहाँ पे लोग जाएंगे, बसेंगे, स्कूल कॉलेज विद्यालय खुलेगा, कंपनी कारखाने वहाँ पे खुलेंगे, मतलब सारी व्यवस्थाएं, ठीक है, जो भी जो है तो जीवन जीने के लिए अनुकूल जो है जरूरी चीज़ें होती हैं वो सब वहाँ पे अगर उपलब्ध हैं तो लोग वहीं पे जाके निवास करेंगे। वैसे भी आपको लोगों को एक चीज़ पता होगी कि लोग शहर से गांव से शहर की ओर किस लिए पलायन होते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ उनको जॉब मिल जाएगा, या कि अगर वो व्यापार करते हैं तो वहाँ व्यापार भी कर लेंगे, ठीक है, दुकान वगैरह भी चला सकते हैं, वहाँ पे सब्जी वगैरह बेच सकते हैं, ठीक है। और लेकिन गांव में अगर वही चीज़ वो करें तो गांव में कौन खरीदेगा, गांव में तो जो है तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता है, लोग भी नहीं होते हैं, तो उनका जो व्यापार है वो सही तरीके से चल नहीं पाएगा दोस्तों, ठीक है। इसीलिए जो है तो वो शहर की ओर भागते हैं। और कोई शहर में पढ़ रहा है ना, विद्यालय में पढ़ रहा है, कोई कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, तो इसीलिए जो है तो वहीं पे रह कर वो पढ़ाई करना जो है तो पसंद करते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उनको आने जाने में काफ़ी समस्या होती है, इसीलिए वहीं पे रहकर पसंद करेंगे, इसीलिए वहाँ पे रहने लगेंगे। जब वहाँ पे रहने लगेंगे तो ट्रैफिक बढ़ जाएगा दोस्तों, ट्रैफिक बढ़ेगा तो उनकी ज़रूरतें भी बढ़ेंगी, जिसके कारण नई नई दुकानें खुलेंगी, और जितना ज़्यादा जनसंख्या बसेगी उतना ही ज़्यादा जो है तो वहाँ पे दुकानें खुलेंगी, और दुकानें खुलेंगी तो लोगों का विकास होगा, और देश का विकास होगा तो विश्व का भी विकास होगा, वही है वैश्वीकरण दोस्तों, ठीक है। अगला है दोस्तों, इसी में अगर हम और वैश्वीकरण के बारे में बात करें तो वैश्वीकरण में ये भी हो सकता है दोस्तों, जैसे कि मतलब एक देश से दूसरे देश में व्यक्ति व्यापार करने के लिए गया या घूमने के लिए गया, है ना, या कि मान लेते हैं कि वहाँ पे नौकरी करने के लिए गया, ठीक है, तो वहाँ पे गया और आया, तो आने और जाने में उसको जो वो विदेश है वो अपना देश लगने लगता है दोस्तों, इसीलिए जो है तो उसको हम वैश्वीकरण नाम दे देते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उसके देश और अपने देश में कोई अंतर नहीं है, ऐसा लगता है पूरा एक ही देश है, ठीक है, तो दोनों देश मिल गए, एकीकरण हो गया, है ना, कहने का मतलब, इसीलिए वह वैश्वीकरण कहला जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला है कि वनों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है, वनों का वर्गीकरण, ठीक है, तो इसको देखते हैं दोस्तों। तो वन जो है तो 3 भागों में गवर्नमेंट सरकार ने इसको वर्गीकृत किया है, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन, ठीक है। आरक्षित वन की अगर बात करें तो गवर्नमेंट सरकार ने जो है तो जिसको आरक्षित कर दिया है, ठीक है, मतलब जो है तो उतना जगह में जो है तो जो वन है उनमें उन वनों का कोई उपयोग नहीं कर सकता, उन वनों में जो है तो लोगों का जाना प्रतिबंधित कर दिया है, ठीक है, वो होते हैं आरक्षित वन, ठीक है। और रक्षित वन जो होते हैं वह जो है तो लोगों के संपर्क में होते हैं, और अवर्गीकृत जो वन होते हैं दोस्तों उसमें भी जो है तो लोग अपने जो है तो इच्छा अनुसार वहाँ के पेड़ों का उपयोग कर सकते हैं और उनको सुरक्षित भी रख सकते हैं, ठीक है।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि जैव विविधता मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैव विविधता। ठीक है, तो दोस्तों जैव विविधता मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव और दूसरे जीवधारी एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, अगर मानव और जो दूसरे जीवधारी हैं, अगर दूसरे जीवधारी नहीं होंगे, मानव बस होगा तो मानव का जीवन संभव नहीं है। अगर मानव बस होगा, अगर मानव है और जीवधारी है, अगर मानव नहीं तो जीवधारियों का जीवन संभव न होगा। ठीक है, और एक प्रश्न पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, वो जो है तो जैव विविधता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण भी करते हैं। दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसे मान लेते हैं कि जो है तो चूहा और खरगोश हैं जो दोस्तों। ठीक है, तो ये घास खाते हैं, अगर घास ना होती तो चूहा और खरगोश भी ना होते। ठीक है, और शेर और सर्प जो है दोस्तों, वो जो है तो चूहा और खरगोश को खाते हैं क्योंकि शेर और सर्प हमेशा मांस खाते हैं। तो अगर शेर और सर्प ना होते तो जो ये जो है तो चूहा और खरगोश ना होते तो शेर और सर्प भी ना होता, और अगर शेर और सर्प ना होते तो उसके ऊपर जो बाज है दोस्तों वो भी ना होता क्योंकि वो भी मांस खाता है दोस्तों, है ना। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि एक मतलब जो है तो जीवों की हत्या करना अपराध है और किसी का जो है तो जान लेना, ठीक है, किसी का मांस खाना जो है तो गलत है, तो ये गलत बात है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखो एक जीव को जीवित रहने के लिए दूसरे जीव को अपनी जो है तो आहुति देनी ही पड़ती है, ये प्रकृति का नियम है। ठीक है, सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं दोस्तों। अब हम बाज की बात किए ना, बाज भी जो ऊपर उड़ता है सबसे अधिक ऊंचाई पर, वो भी जब मरेगा ना दोस्तों वो पृथ्वी पर आएगा, और पृथ्वी पे आकर आपको ये जो बड़े बड़े पेड़ पौधे दिख रहे हैं ना, इसके लिए खाद का काम करता है दोस्तों। ठीक है, और फिर उन पेड़ पौधे उगेंगे, उन पेड़ पौधे से हम लोग सारी चीज़ें अपनी आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करते हैं, फल फूल वगैरह, है ना, और वर्षा कराने में भी पेड़ पौधे सहायक होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन भी देते हैं, बहुत सारी ऐसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ हमें प्राप्त होते हैं उनसे। तो हम लोग जो है तो वनों से आश्रित हैं, वन हम पर आश्रित हैं, है ना। तो इस प्रकार से एक साइकिलिंग बन जाती है और ये सब एक दूसरे पर जो है तो निर्भर है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए जैव विविधता मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, वायु से हम सांस लेते हैं, जल हम पीते हैं, और मृदा जो हम अनाज पैदा करती है, ठीक है, जिसको हम खाते हैं। ठीक है, ये सब एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, अब जैसे अगर हम जो है तो ऊपर की जैसे हम जो है तो ब्रह्मांड की अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो पहले जो है तो दोस्तों क्या होगा, तापमान होगा, तापमान के बाद वाष्पीकरण होगा। ठीक है, वाष्पीकरण के बाद उसका संघनन होगा, संघनन के बाद जो है तो बारिश होगी। तो ये सब एक दूसरे से निर्भर हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अगर मान लेते हैं तापमान न बनता तो वाष्पीकरण न होता, अब वाष्पीकरण न होता तो संघनन न होता, संघनन का मतलब जल का एकत्रीकरण जो वायुमंडल में होता है दोस्तों। वायुमंडल की एक परत है दोस्तों क्षोभ मंडल, जहाँ पे जल एकत्रित होता है और फिर उसके बाद जो है तो वो वहाँ से वर्षा के रूप में नीचे गिरता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे से निर्भर हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन है कि एकात्मक शासन व्यवस्था के 3 द्वेष बताना है। एकात्मक शासन व्यवस्था मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें एक का ही शासन हो। ठीक है, तो एकात्मक शासन व्यवस्था में संपूर्ण शक्ति शासन के हाथ में होती है, और लेकिन एक शासक के हाथ में होती है। ठीक है, तो यह भय लगा रहता है कि केंद्रीय शासन सभी क्षेत्रों में मनमानी ना करे। ठीक है, और दूसरा जो है इसका जो दूसरा दोष है वो ये है कि एकात्मक शासन में जनता को शासन में सभी स्तरों पर भाग लेने का अवसर नहीं मिलता है दोस्तों। ठीक है, तीसरा जो दोष है वो है कि एकात्मक शासन में शासन की शक्ति सरकारी कर्मचारियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है और नौकरशाही का स्वेच्छाचारी शासन स्थापित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19 का जो अथवा है कि संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं। पहली विशेषता है दोस्तों कि संघीय शासन में सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। ठीक है, दूसरा जो इसकी विशेषता है वो है कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। तीसरा जो है दोस्तों तो विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बांग्लादेश के
ग्रामीण बैंक के विषय में लिखना है। ठीक है, ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक गरीबों की ऋण को ज़रूरतों को पूरा करता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो ग्रामीण बैंक से ही जो है तो लोन लेती हैं दोस्तों। इसकी स्थापना 1970 में मोहम्मद यूनुस ने की थी दोस्तों। ठीक है, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना किसने की थी दोस्तों? मोहम्मद यूनुस ने की थी 1970 में। वर्ष 2018 में ग्रामीण बैंक में 9 लाख सदस्य थे। ठीक है, और इस बैंक से ऋण लेने वाली ज़्यादातर महिलाएं ही थी जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से था। ठीक है, मतलब घराने से, गरीब घराने से थी ये सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोत में अंतर बताना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम औपचारिक ऋण के जो औपचारिक स्रोत हैं इसकी अगर बात करें तो मतलब सरकारी बैंक, व्यापारिक बैंक जो होते हैं दोस्तों, ये ऋण के औपचारिक स्रोत होते हैं। मतलब ये एक निर्धारित जो ब्याज दर है उसके आधार पर ये लोग जो है तो लोन देते हैं, ये बैंक लोन देते हैं। लेकिन अनौपचारिक स्रोत की अगर बात करें तो गांव में जो व्यापारी है ना, कुलीन, गांव में जो बड़े बड़े जो कहा जाए तो जमींदार हैं, है ना, जिनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, वो लोग जो ऋण देते हैं। ठीक है, किसको? मतलब जो है तो जो कोई भी ऋण लेता है उनको जब वो लोग ऋण देते हैं तो वो ज़्यादा ब्याज दर पर देते हैं दोस्तों। ठीक है, गांव वाले जब ब्याज देते हैं तो गांव वाले जब जो है तो ऋण देते हैं तो वो ज़्यादा ब्याज दर पर देते हैं, वही है अनौपचारिक स्रोत। लेकिन जो बैंक होते हैं वो कम ब्याज दर पर जो है तो ऋण देते हैं, जिसके कारण उसको उस ऋण को आसानी से भर पाना भी सरल होता है और उनका विकास भी अच्छा होता है। लेकिन अनौपचारिक स्रोतों से जो ऋण लेते हैं वो ज़्यादा जो है तो ब्याज दर पर ऋण लेते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनका विकास भी इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यही जो है तो औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत थे दोस्तों ऋण लेने के। ठीक है, अगला है कि गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के जो है तो विचार लिखना है दोस्तों। ठीक है, गांधी जी के अनुसार तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को जन आंदोलन का एक नया तरीका बनाया था। ठीक है, सत्याग्रह दमनकारियों के विरुद्ध जन आंदोलन का एक अहिंसावादी तरीका है। इसमें सत्य की शक्ति तथा सत्य की खोज पर बल दिया गया है। इसका सुझाव यह था कि यदि उद्देश्य सत्य है, ठीक है, या संघर्ष की अन्याय जो संघर्ष है वह किसी अन्याय के खिलाफ है, तो दमनकारी के विरुद्ध लड़ने के लिए शारीरिक बल की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संघर्ष में जो विजय होगी वो अंततः सत्य की ही होगी। क्योंकि गांधी जी भारत आने के पहले दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने नस्ल भेद की सरकार से यह सत्य या सत्याग्रह के द्वारा सफलतापूर्वक लोहा लिया था। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर जो है तो यह ग्रह जो है तो सत्याग्रह चलाया था और 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण में तथा गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह चलाया। और 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा मिल के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद पहुंचे थे। ठीक है दोस्तों, ये जो यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे पहुंचे थे? अहमदाबाद पहुंचे थे दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी के बारे में बताना है दोस्तों। असहयोग आंदोलन के, ठीक है, तो असहयोग आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी, जैसे शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी थी, शहर भी वाले लोग भी सम्मिलित थे, ग्रामीण वाले और आदिवासी तथा बागान मजदूर भी शामिल थे इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों बोर्ड एग्जाम में के हिसाब से आपके, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजनीतिक दल के सामने चुनौतियां क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहली चुनौती है कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, दूसरा है वंशवाद की चुनौती, तीसरा है धन व अपराधी तत्वों की बढ़त, पार्टियों के बीच विकल्पहीनता। ठीक है, तो यह इनकी चुनौतियां हैं दोस्तों, इनको डिटेल से आप देख लीजिएगा, है ना। ये क्वेश्चन भी जो है तो VVI है दोस्तों, VVI मतलब वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारा 22 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों जो अथवा है वो है राजनीतिक दल, ठीक है, अपना काम काज बेहतर ढंग से करे, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने
के लिए सुझाव देना है। ठीक है, कि जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल की अगर बात करें दोस्तों तो क्या होते हैं, तो मतलब जो राजनीतिक दल यानी कि राजनीतिक पार्टियां दोस्तों, वही तो हैं राजनीतिक दल। जैसे कि कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये जो पार्टियां हैं ना दोस्तों, यही जो है तो राजनीतिक दल कहलाते हैं। ये अपना काम अच्छे तरीके से करें, इसके बारे में जो है तो सुझाव देना है दोस्तों कि ये अपनी जो काम है वो अच्छे तरीके से कैसे करें। ठीक है, तो इसके जो है तो प्रमुख जो इनके सामने जो मजबूत बनाने के लिए जो सुझाव देना है दोस्तों, ठीक है, उसको जो है तो देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। समग्र मानवतावाद और अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य रखें, है ना। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व इसके प्रमुख लक्षण हैं। पार्टी जम्मू कश्मीर को क्षेत्रीय तथा राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है तथा धर्मांतरण के भी खिलाफ है। ठीक है, अगला है दोस्तों कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से, सुंदरगढ़, रानीगंज और नेवेली और डिगबोई, इनको जो है तो भारत के मानचित्र में दर्शाना है दोस्तों। ठीक है, आपको इस तरह का जो है, जैसे यहाँ पे हम बना रहे हैं, ये भारत का मैप है दोस्तों, है ना, ये भारत का मैप है दोस्तों। इस तरह से जो है तो भारत का मैप होता है दोस्तों, और इसी में जो है तो आपको ये सारी चीज़ दर्शाना है। सुंदरगढ़ भी दर्शाना है, रानीगंज और नवेली और डिगबोई। यहाँ पे दोस्तों ये जो गई है, ये कर्क रेखा गई है। आप सब लोग को पता होगी कि जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गई है। ठीक है, तो ये कर्क रेखा गई है। अब यहाँ पे आपको सुंदरगढ़, रानीगंज, नवेली, डिगबोई भारत के मानचित्र में ये सब कुछ आपको दर्शाना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिगबोई जो है तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिगबोई हो जाएगा। ठीक है, और अगर रानीगंज की बात करें तो रानीगंज यहाँ पे हो जाएगा, ये रानीगंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो है तो सुंदरगढ़ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और अगर बेंगलोर की बात करें तो दोस्तों बेंगलोर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और एक हो जाएगा, ये क्या बोलते हैं, एक कौन हो गया, ये इंदौर, इंदौर हो जाएगा दोस्तों। ये मध्य प्रदेश का नक्शा है यहाँ पे, ये मध्य प्रदेश के जो है तो अंदर यहाँ पे हो जाएगा इंदौर। ठीक है, और नोएडा की अगर बात करें, नोएडा यानी दिल्ली, ये यहाँ पे हो जाएगा नोएडा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।